सभी को नमस्कार। आशा है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। मेरा नाम है अश्मित कुमार और मैं एकांश ट्रस्ट पुणे में अपने 2 साथियों के साथ एक इंटर्न हूँ। एकांश ट्रस्ट समाज को सर्वसमावेशी बनाने के लिए और जो लोग विकलांग हैं, उनको सक्षम बनाने के लिए काम करता है। आज मेरे साथ मौजूद है श्री सुमित तक, जो हमारे लिए हीमोफीलिया के विषय पे कुछ प्रकाश डालेंगे। सुमित तक जी, ऐसे बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को क्या बता सकते हैं? बहुत-बहुत धन्यवाद अश्मित जी और एकांश ट्रस्ट जिन्होंने मुझे यहाँ पे हीमोफीलिया के बारे में बात करने के लिए इनवाइट किया है। मेरा नाम सुमित टाक है और मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मैं लॉ पढ़ाता हूँ और मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। मेरा टॉपिक भी इसी के रिलेटिंग है जो कि है राइट ऑफ पर्सन विथ हीमोफीलिया इन इंडिया। सो मुझे भी हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया मुझे, मेरे भाई को, हम दोनों को हीमोफीलिया है और हीमोफीलिया जो है वो बाय बर्थ होता है। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया। मेरा दूसरा सवाल ये है कि हीमोफीलिया क्या है? इसे प्रिवेंट और कैसे डायग्नोस करा जा सकता है और किस समय में? हेमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें ऐसा होता है कि एक बार कहीं से अगर खून कट जाए, हमारा हाथ या पाँव कहीं से भी चोट आती है तो खून रुकता नहीं है। अगर कहीं खून रुकता नहीं है या फिर खून निकलता नहीं है तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है। सो देयर आर टू टाइप्स, एक तो इंटरनल ब्लीड होता है या फिर एक्सटर्नल ब्लीड होता है। अभी हीमोफीलिया में जैसे हमारे ब्लड में फैक्टर होते हैं, फैक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 13 फैक्टर होते हैं। हर एक फैक्टर का अलग से एक काम होता है कि कोई फैक्टर जैसे हमारे खून को कलर देता है या फिर कोई फैक्टर, और हर एक फैक्टर का एक अलग क्वालिटी है। वैसे ही फैक्टर 8 या फैक्टर 9 का एक क्वालिटी ऐसा होता है जिसमें अगर कहीं से हमारा कट जाए तो वो क्लॉटिंग करता है। अभी जिनको हेमोफीलिया होता है उनके शरीर में फैक्टर 8 या फैक्टर 9 की कमी होती है। जिनके शरीर में फैक्टर 8 की कमी होती है उसे हेमोफीलिया ए कहते हैं और जिसके शरीर में फैक्टर 9 की कमी होती है उसे हेमोफीलिया बी कहा जाता है। उसमें भी 3 लेवल होती है, एक माइल्ड होता है, एक मॉडरेट होता है और एक सीवियर होता है। अब माइल्ड या मॉडरेट में क्या होता है, आपको कहीं से बहुत जोर से अगर चोट लगी, बहुत बड़ा आपका एक्सीडेंट हुआ कहीं पे, तब आपका ब्लीडिंग जो है वो रुकेगा नहीं। लेकिन जो नॉर्मल माइनर ब्लीड है उसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या है। लेकिन सीवियर हीमोफीलिया में आप कुछ करो या ना करो, मतलब आप ऐसे बैठे भी हो, रात में सोए हो, सवेरे उठ के आपको पता चलता है कि अरे मेरा कुछ इंटरनल ब्लीड हुआ है। तो ये जो इंटरनल ब्लीड है ये बेसिकली हमारे जॉइंट्स पे टारगेट करता है। जो भी हमारे जॉइंट्स होते हैं उसमें जो छोटे-छोटे टिश्यूज होते हैं वो फट के फिर वहाँ पे ब्लीडिंग होती है। तो उसकी वजह से हम ऐसा कहते हैं कि जो भी हीमोफीलिया है उसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर है और ये जेनेटिक भी होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से भी होता है और जेनेटिक भी होता है। जेनेटिक कैसे होता है? हमें पता है कि मेल और फीमेल में एक्स, वाई, और मेल में एक्स, वाई और फीमेल में एक्स, एक्स होता है। अगर मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी के शरीर में 2 एक्स है, एक एक्स जो है वो है वीक वाला है। वीक वाला एक्स मुझे मिला है और पापा से वाई मिला है। आई गॉट हेमोफीलिया। इसकी वजह से फिर हेमोफीलिया होता है। और अ, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर किसी फीमेल को या स्त्री को जब वो प्रेग्नेंट होती है तब न्यूट्रिशंस की कमी होती है, तब भी हेमोफीलिया होने के चांसेस है। दिस इज genetic also, as well as it can be by way of that getting malnutritions or anything. ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव आंसर था। अ, धन्यवाद। मेरा तीसरा सवाल ये है कि हीमोफीलिया का इलाज क्या है और क्या ये आम आदमी के पहुंच में है या नहीं?
बहुत अच्छा सवाल है अश्मित जी, आपने जो अभी पूछा कि हेमोफीलिया का परमानेंटली कोई भी अभी तक इलाज नहीं है। सो जैसे हम हमारे शरीर में फैक्टर 8 की कमी होती है, तो हमें फैक्टर 8 बाहर से इंजेक्ट करवाना पड़ता है। सो अभी ये जो फैक्टर 8 है, ये प्रोड्यूस कैसे होगा? तो ये इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लड ऑफ अनदर पर्सन। सो जो भी कोई इंसान जैसे ब्लड डोनेशन होता है या फिर जो जो सारी चीज़ें होती है, उससे ये वो एक्सट्रैक्ट करके उस पे प्रोसेसिंग करके फिर हेमोफीलिया को एज़ अ इंजेक्शन फॉर्मेट में वो दिया जाता है। अगर मेरे शरीर में फैक्टर 8 की कमी है, तो ऑब्वियसली मुझे फैक्टर 8 बाहर से लेना पड़ेगा। जैसे हमारे शरीर में कैल्शियम ए कम होता है, कैल्शियम बी कम होता है या फिर जो भी हमारे शरीर में विटामिन कमी होती है, तो हम बाहर से लेते हैं। वैसे ही हेमोफीलिया में जो फैक्टर 8 है या फैक्टर 9 है, ये हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। लेकिन ये जो फैक्टर्स है, ये हमारे इंडिया में बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं और जो भी ये पूरे आउटसाइड ऑफ इंडिया में से इम्पोर्ट होते हैं और इम्पोर्ट होने के बाद में फिर उसका जो कॉस्ट है, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। पहली चीज़ उसका एक्सपेंसिव क्यों है? तो पहली चीज़ है कि दिस इज़ ब्लड प्रोडक्ट, ये ह्यूमन ब्लड से बनाया हुआ प्रोडक्ट है। दूसरी बात ये है कि ये सारी चीज़ें हमारे देश में नहीं बनती है, ये दूसरे देश में बनती है। तो ये दूसरे देश में से हमारे इधर आने के आते-आते ये बहुत महँगी हो जाती है। सो अगर एक माइनर ब्लीड होता है, तब उसके लिए जो भी फैक्टर है वो मिनिमम अगर किसी इंसान का एज 50 केजी है, तो वो 50 केजी के हिसाब से उसे डोज़ लगेगा। तो एक डोज़ की कीमत उसकी कम से कम जाती है अराउंड 20,000। सो एक माइनर ब्लीड के लिए वो सिर्फ़ एक टाइम पे नहीं जाती है, वो और बढ़ती जाती है। सो ये जो है मेडिसिन इसकी वज़ह से बहुत एक्सपेंसिव है और अनफॉर्च्यूनेटली ये आप जैसे आपने सवाल पूछा कि जो भी हमारा आम इंसान है, आम आदमी है, वो इसे अफ़ोर्ड नहीं कर पाएगा। मैं आम इंसान की बात नहीं करता हूँ, इवन जो मिडल क्लास है, अपर मिडल क्लास है या फिर जो रिच भी है, वो उच उसके भी पहुँच से बाहर है। क्योंकि अगर आप महीने का अगर आपको 2-4 डोज़ लगते हैं, तो उसमें ही आपके कम से कम 1 डेढ़ लाख रुपए चला जाएगा। सो 1 डेढ़ लाख रुपए आप अगर दवाई में ही डालोगे, तो बाकी की पूरी ज़िंदगी में क्या करोगे? ये जिनके पास नहीं है, उनका तो और हाल बेकार है। ये बड़ी ही दुःख की बात है। आशा ये है कि आने वाले सालों में शायद कुछ बदलाव आए, शायद हम लोगों को बाहर के देशों पे उतना ना डिपेंड करना। मेरा अगला सवाल ये है कि हीमोफीलिया का आपके जीवन पर पर्सनली क्या प्रभाव पड़ा है? ओके। सबसे पहली बात तो हेमोफीलिया का जो डिटेंशन वो बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को अभी भी पता नहीं होता है कि उन्हें हेमोफीलिया है। वैसे ही कुछ चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। जब मैं छोटा था तब कुछ ब्लीडिंग के प्रॉब्लम्स मुझे हुए थे, दाँत में से मेरे होंठ में खून निकल गया था, हाँ, दाँत लग गया था तो। तो उसकी वजह से तब डॉक्टर ने बताया था कि आपके बेटे को हेमोफीलिया है एंड ऑल दैट। बट मेरे पेरेंट्स को तब हेमोफीलिया के बारे में जानकारी नहीं थी। तो उन्हें लगा जैसे हमारे को टाइफाइड होता है, जैसे हमें डेंगू होता है, वैसे हमारे बेटे को हेमोफीलिया होके चला गया। सो दे डोंट केयर अबाउट मी। और उसके बाद में जब मैं 9-10 साल का हुआ तब घुटने में ब्लीडिंग होने लगी। मेरे भाई को भी घुटने में ब्लीडिंग होने लगी। सो जनरली ऐसा होता था कि उसके भी राइट नी में ब्लीडिंग होता था, मेरे भी राइट नी में ब्लीडिंग होता था। उसकी हिसाब से अभी जहाँ मैं रहता था, वहाँ के डॉक्टर्स को भी पता नहीं था कि हमें हो क्या रहा है। मतलब अगर हड्डी-वड्डी में कुछ प्रॉब्लम है तो एक्स-रे में आ जाता है, लेकिन ब्लीडिंग का प्रॉब्लम इट विल नॉट कवर्ड अंडर एक्स-रे, वो एक्स-रे में कवर ही नहीं होता है। तो अभी हुआ क्या है पता नहीं है। डॉक्टर बोलते हैं सब तो ठीक लग रहा है हमें, पता नहीं क्या हुआ है। सो दे वर नॉट अवेयर ऑफ द हेमोफीलिया, इवन दोज़ हू आर डॉक्टर्स इन माय एरिया। सो उसके बाद में फिर डॉक्टर्स तो हो गए, डॉक्टर्स होने के बाद में फिर ऐसा होता है कि हमारी मम्मियाँ जिनको बहुत चिंता रहती है अपने बच्चों की, तो कोई कुछ बताए, तो उसमें जो अंधविश्वास है कि हमारे बच्चे को किसी ने कुछ कर दिया है,
फिर जादू टोना हो गया, ये हो गया, तो उसमें भी बहुत सारे 3-4 साल चले गए मेरे। तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम बढ़ता गया और जब तक अच्छे डॉक्टर के पास पहुँचे तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। और इस सारी सिचुएशन में मेरे कम से कम 3-4 साल गुज़र गए और मुझे टाइम पे जो भी ट्रीटमेंट चाहिए थी वो नहीं मिली। उसकी वजह से मेरा राइट नी जो है, वो राइट नी में ऑपरेशन करके मेरा राइट लेग शॉर्ट हो गया और राइट लेग से मैं फोल्ड भी नहीं होता। सो आई बिकम डिसेबल, मतलब फिज़िकली चैलेंज्ड हम जिसे बोलते हैं वो हो गया। अगर मुझे समय पे ट्रीटमेंट मिलती या फिर समय से जो भी मैं जिस डॉक्टर को अप्रोच हुआ, उन्होंने अगर मुझे समय पे जानकारी दी होती कि आपके बच्चे को हेमोफीलिया है, ये ट्रीटमेंट आपको करना ज़रूरी है, तो वो डॉक्टर को भी पता नहीं थी। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को अभी भी मैं जब इंटरव्यू करता हूँ, पूछता हूँ, जो भी छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं उन्हें, सो मैं जनरली उनसे फ्रेंडली पूछ लेता हूँ, आपको कैसे पता नहीं है हेमोफीलिया के बारे में? सो दे टोल्ड मी कि हेमोफीलिया एक इतना सा चैप्टर है हमारे सिलेबस में, इवन दो दे आर एमबीबीएस, हमारे इसमें इतना सा चैप्टर है और बहुत बार हम उसे ऑप्शनल में ही छोड़ देते हैं। सो दैट इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट थिंग कि आप ऑप्शनल में छोड़ देते हो वो चैप्टर, लेकिन उसकी वजह से किसी हेमोफिलिक की लाइफ पे पूरा जो इम्पैक्ट है, वो गिरता है। सो उसी की वजह से ये रिज़ल्ट आता है कि फिज़िकली डिसेबल होना या फिर ये सारी चीज़ें सामने आती है। इस दौरान मेरा पूरा ट्रीटमेंट में 3-4 साल चले गए और उसके बाद में मैंने 6th में स्कूल छोड़ दिया था। उसके बाद में मैंने पढ़ाई नहीं की बिकॉज़ सबने कहा कि हेल्थ है तो सब है, पढ़ाई कभी भी कर लेंगे। मैं बोला ठीक है, अच्छा वो भी ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं ये होता है कि मेरे सारे दोस्त पढ़ रहे हैं, सारे आगे बढ़ रहे हैं, मैं अकेला पीछे रह जाऊँगा, ये हमेशा डर सताता रहता था। मेरा पूरा ट्रीटमेंट पुणे में होता था, तो पुणे में मैं जब भी स्टूडेंट्स को देखता था, तब भी मुझे दुःख होता था कि मैं काश मैं भी स्कूल में जा सकता था या फिर ये सारी चीज़ें। अब सबको पता है कि हमारे स्कूल्स, कॉलेज कितने एक्सेसिबल है, जिन्हें भी फॉर एग्ज़ाम्पल जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, आई एम अनेबल टू वॉक, मैं चल नहीं पाता था, तो मैं स्कूल कैसे जाऊँगा, पढ़ूँगा कैसे? इसलिए मेरा स्कूल ड्रॉप हो गया। सो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे अभी भी जिनका स्कूल ड्रॉप होता होगा, वी नेवर नो, हमें पता भी नहीं होगा कि आज किसका स्कूल ड्रॉप हुआ है। सो लेकिन मुझे कहीं न कहीं ऐसा था कि नहीं मुझे पढ़ना है, मेरे दोस्त के सारे ये सारी चीज़ें करनी है, तो मैंने एक 17 नंबर का फॉर्म होता है, तो आप उससे डायरेक्ट 10th की एग्ज़ाम दे सकते हो। सो 3-4 साल बाद मैंने 10th की एग्ज़ाम कि अभी ये तो सीधी-सीधी बात है कि मैं अभी अ, 5-6 में स्कूल छोड़ दिया, तब मैं मराठी मीडियम में था, तो हमने सिर्फ़ एबीसीडी पढ़ी हुई थी और डायरेक्ट अभी 10th में। सो 10th का मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, ये तो कुछ आता ही नहीं था। फिर भी जैसे-तैसे कहीं न कहीं ये था स्ट्रगल था, पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। स्टिल हमारी जो हेल्थ इश्यूज़ है वो सॉल्व नहीं हुए, फिर भी हमें पढ़ना है। सो ये कहीं न कहीं था कि ऑपरेशन के बाद भी मैं चल पा रहा हूँ, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर मी। बाकी ब्लीडिंग एपिसोड्स ये वो सारे चलते रहते थे। उसके बाद में कहीं न कहीं फिर 10th में एग्ज़ाम दिया, 10th के एग्ज़ाम में इंग्लिश नहीं आता था, अभी भी ज़्यादातर आता नहीं है, लेकिन स्टिल आई एम प्रोफेसर इन लॉ, सो वो मैंने ट्राई किया। उसके बाद में 11th-12 अच्छी पढ़ाई की। फिर 12th में मैं 10th में पास होने के बाद में पापा से कहा था कि हमें पुणे जाना है पढ़ने के लिए, तो आई गॉट 42% एंड ऑल। मेरे पापा ने कहा बेटा परसेंटेज देखो पहले, बाद में पुणे जाने की सोचो। मैंने और मेरे छोटा भाई जो था, जो हम दोनों हीमोफिलिक है, तो हम दोनों ने एक डिसाइड किया कि नहीं अभी अच्छे से पढ़ाई करनी है। 11th-12th हमने बहुत सारी पढ़ाई की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आवर हेल्थ इश्यूज़। वो होने के बाद में हम दोनों को 80-80% मिले और 80% मिलने के बाद में फिर हम पुणे आए। अभी भी बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि 10th में 40% और 12th में 80%, ये कैसे क्या हुआ, क्या नहीं? मैंने बोला ये कहीं न कहीं पढ़ने की जो ज़िद थी वो वहाँ तक ले आई। उसके बाद में फिर बहुत सारे इश्यूज़ आए पुणे में, हमारे पास आर्मी हॉस्पिटल से हमें फैक्टर 8 का इंजेक्शन मिलता था, लेकिन कोई डॉक्टर इंजेक्ट नहीं करता था, कि नहीं ये कुछ तो अलग ही है, बिकॉज़ दे वर नॉट अवेयर ऑफ दैट। वो उसके बारे में अवेयर ही नहीं थे, तो वो इंजेक्ट कराने के लिए भी मना कर देते थे। बहुत बार तो ऐसा हुआ कि मेरे भाई का कल एग्ज़ाम है, पहले एक पेपर लिखने के बाद में एल्बो में ब्लीडिंग हुआ। अभी कल फिर से पेपर 1 है,
तो उसके लिए क्या करना है? अभी नॉर्मल अगर फिज़िकली चैलेंज इंसान है तो उसे ब्लीडिंग एपिसोड का टेंशन ही नहीं है, कहीं पे इंटरनल ब्लीड हो जाए या कुछ हो जाए। अभी इसमें उसके एक पेपर लिखा हाथ से, तो हाथ में ब्लीडिंग हो गया। अभी वो ब्लीडिंग रोकना है और कल एग्ज़ाम भी देना है। तो वो मेडिसिन हमारे पास है फ्रिज में, लेकिन उसे लगवाने के लिए कोई डॉक्टर नहीं तैयार, कि नहीं-नहीं हम नहीं देंगे। तो एक डॉक्टर ने हमें कम से कम 4 से 5 घंटे हॉस्पिटल में बिठाया। हॉस्पिटल बंद होने के बाद में उसने वो फैक्टर लगवाया। उसे भी हमने ही बताया कि भई ऐसे-ऐसे इंजेक्ट कराते, तभी। उसके बाद में हमें ये लगा कि नहीं, अभी हमें खुद से इंजेक्ट कराना सीख लेना चाहिए। तो उसके बाद में हमने खुद से इंजेक्ट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो भी सीख लिया कि हाँ, अगर कहीं इमरजेंसी हो जाए तो हम खुद का खुद ही लगा सकते हैं। सो वैसे भी हो गया। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कहीं न कहीं हमारी लाइफ़ पे इम्पैक्ट करती है। हाँ, बाप रे! बस तो मेरे को शब्द नहीं है बोलने के लिए। अ, आखिरी सवाल बस मेरा ये है कि पर्सनली आप क्या चाहते हैं कि समाज में हीमोफीलिया के लिए क्या बदले? और समाज के लिए आपका क्या संदेश है? अ, हीमोफीलिया के बारे में अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले मैं बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता। मुझे यही चाहिए कि एट लीस्ट सबको पता तो हो कि हीमोफीलिया है क्या? और हीमोफीलिया के सिम्पटम्स क्या होते हैं? कि जिसकी वजह से कहीं न कहीं जो हीमोफिलिक सफ़र कर रहा है वो ना करे, कि हीमोफीलिया क्या है? वो कैसे होता है? क्या होता है? बहुत बार ऐसा होता है कि एक बार तो एक ऐसा इंसिडेंट है कि एक डॉक्टर ने मेरे पापा को बता दिया था कि आपके दोनों बच्चों को कैंसर है। हाँ? सो दिस इज़ अबाउट द डॉक्टर्स व्हेन आई वाज़ चाइल्ड। सो अगर डॉक्टर्स को हीमोफीलिया के बारे में इतनी जानकारी थी, जो हीमोफीलिया को कैंसर बता देते हैं, तो सोचो जो आम लोग हैं उनको हीमोफीलिया के बारे में कितनी जानकारी हो सकती है। सो अगर ये जनरलाइज़ हो जाए कि हाँ, हेमोफीलिया है क्या? सो इट इज़ वेरी सिंपल फॉर हेमोफिलिक्स, कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होगा। अगर अभी बहुत सारे लोग हैं हेमोफिलिक्स है, उनको डिटेक्ट हो चुका है, उन्हें पता है, फिर भी वो तैयार नहीं है डिस्क्लोज़ करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं कुछ बताऊँगा, सामने वाला कुछ और ही समझने लगेगा कि भई इसे कुछ तो है। दे आर नॉट अवेयर अबाउट हेमोफिलिया, उन्हें पता ही नहीं है हेमोफिलिया के बारे में, हेमोफिलिया है क्या? तो अवेयरनेस होना सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें इसे रोकना कैसे है? प्रिवेंशन के बारे में हमें इसे देखना चाहिए कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी जब मैं बचपन में था तो मुझे कोई हेमोफिलिक नहीं दिखता था। लेकिन अभी कम से कम 10-15 साल के बाद में मुझे पता चलता है कि बहुत सारे लोग हेमोफिलिक हैं। सो अभी ये कैसा होता है ना, हम इसे अगर नहीं रोकेंगे, तो ये और बढ़ता जाएगा। और जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक दोस्त है, उसको 5 मौसी है, ठीक है? सो उनके 5 मौसी के लड़के जो भी हैं, वो पूरे हीमोफिलिक्स हैं, क्योंकि ये फीमेल थ्रू अ, सामने की जनरेशन में जाता है। अगर उन्हें पहले ही पता हो कि भई ये हम रोक सकते हैं, तो ये वो रोक सकते थे। तो जो भी जनरेशन आगे जाता है, हम उसे जब भी प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट के हिसाब से हम उसे डायग्नोज़ कर सकते हैं। जो भी हेमोफिलिक फैमिलीज़ है, उनको अभी भी पता नहीं है कि ये अगली जनरेशन में कैसे जाता है। तो वो हमें उन्हें बताना ज़रूरी है। उसके लिए डिटेक्शन या फिर लैबोरेटरीज़ हमारे पास नहीं है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे और बोलोगे कि हमें हेमोफीलिया का टेस्ट कराना है, तो नहीं होता है। मतलब उसे डिटेक्ट करना भी इतना आसान नहीं है कि हाँ, मैंने ब्लड टेस्ट करवाया, मेरे को पता चला कि है या नहीं। सो ये बहुत अभी जैसे-जैसे जनरेशन बढ़ रहा है, वैसे-वैसे जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे-वैसे हेमोफिलिक्स भी बढ़ रहे हैं। और जैसे-जैसे हेमोफिलिक्स बढ़ते जाएँगे, हमारी हेल्थ केयर सिस्टम पे उतना बर्डन बढ़ता जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिसिन्स कितना ज़रूरी है। अभी इट इज़ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मेडिसिन्स टू इट्स देयर सिटिज़न्स। तो कहीं न कहीं ये गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है कि हर एक हेमोफिलिक को उसका मेडिसिन मिले।
उसी के साथ गवर्नमेंट को ये भी करना चाहिए कि ये प्रिवेंट कैसे हो। उसके लिए उसका अर्ली डिटेक्शन होना ज़रूरी है, फैमिली काउंसलिंग होना ज़रूरी है कि अगली जनरेशन में कैसे जाए, कैसे ना जाए। और सबसे पहली बात, कितने लोगों को हेमोफीलिया है, इसका भी डिटेक्शन हमें करना पड़ेगा। बिकॉज़ हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से 5,000 में से 1 मेल कैंडिडेट को हेमोफीलिया है। अब अगर हम अपनी पूरी पॉपुलेशन को कैलकुलेट करें और 5 के हिसाब से एक-एक हीमोफिलिक भी हम बाजू में निकालें, तब भी उसका जो नंबर है वो मोर दैन 2 लाख होता है। और पूरे इंडिया में अब अगर हम देखें तो नॉट मोर दैन 25,000 हीमोफिलिक्स आर रजिस्टर्ड। सो ये 10% भी नहीं है। इसका मतलब 90% जो हीमोफिलिक्स है वो अभी तक डिटेक्ट ही नहीं हुए हैं कि उन्हें हीमोफीलिया है। और इसे हीमोफीलिया कहते हैं बिकॉज़ बहुत बार ऐसे इंसिडेंसेस है कि छोटे-छोटे कट से खून बहता रहता है और पता ही नहीं चलता। वो जो ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट है वो करते रहते हैं। उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी होती है बिकॉज़ दे वर नॉट अवेयर ऑफ दैट। सो सबसे बड़ी बात ये होगी, अगर हम इसके बारे में जितना अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं उतना अवेयरनेस क्रिएट। सुमित जी, आपने अभी जिस बारे में बात की, हम लोग उससे एक अब हमारी डिमिस्टिफाइंग सीरीज में एक डॉक्टर से बात करेंगे। सुमित जी, डॉक्टर्स लोगों को एक जगह पे रख के हमारे आने वाले यंगस्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हीमोफीलिया के बारे में? ओके। एक तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि एज़ वी ऑल अवेयर और वी आर वेरी टेक्नोलॉजिकल पीपल, सो हम जितना सोशल मीडिया हो गया या फिर जो भी हमारे पास हम जो भी कर सकते हैं हेमोफीलिया के अवेयरनेस के बारे में, वो सबसे पहली चीज़ हमें करनी चाहिए। दूसरी बात, अभी अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में किसी को हेमोफीलिया है या कोई फिजिकल डिसेबल है या फिर जो भी है, हमें उसे इक्वल ट्रीटमेंट देनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कहीं से कट जाए तो खून रुकता नहीं है। सो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत बार हमारी चिंता करने लगते हैं कि हाँ यार, इसे कहीं लेके जाए या ना लेके जाए, हमें यहाँ घूमने जाना है, अगर इसका ब्लीड हो गया तो क्या होगा, क्या नहीं होगा? बहुत बार ये जो सारी चीज़ें हैं, सबसे पहले तो आपको उससे जानकारी लेनी है। यू शुड अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हिज़ डायग्नोसिस, हेमोफीलिया है क्या? उसमें क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है? एंड आफ्टर गेटिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन आप नॉर्मली बिहेव कर सकते हो, आप नॉर्मली लाइफ जी सकते हो, आप घूमने-फिरने जा सकते हो, सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। सो कहीं न कहीं जो सोशलाइज़ लाइफ है, वो भी सिंपल हो जाएगा। बिकॉज़ एक तो जो भी हेमोफिलिक है वो तो अपने सारी चीज़ों से लड़ रहा है, उसके ब्लीडिंग एपिसोड हो गया, उसका कॉलेज हो गया, उसके स्कूल हो गया, ये सारी चीज़ें। अदर साइड अगर उसके फ्रेंड सर्कल में उसे अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, सो उसे कहीं न कहीं एक अच्छे से मोटिवेटिंग हो सकता है कि हाँ, मेरे फ्रेंड्स अच्छे हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हाँ, मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे जानते हैं और मुझे जानने के बाद में ये सारी चीज़ें जानने के बावजूद हम सारे लोग एन्जॉय करते हैं। सो ये जो हम बिहेव करते हैं दैट इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। हमें बहुत स्ट्रिक्ट भी नहीं रहना है कि नहीं वो उसे हेमोफीलिया है तो हम बात नहीं करेंगे उससे, पता नहीं वो क्या है, क्या नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें बहुत सिम्पैथी भी नहीं दिखानी। कि बहुत सिम्पैथी दिखा दी तो वह उसे ही ऑकवर्ड हो जाता है कि नहीं मुझे बताना ही नहीं है मुझे क्या है। व्हाई? बिकॉज़ दे ट्रीट मी डिफरेंटली। सो मुझे ये कहना है सब लोगों से कि जो भी यंगस्टर्स हैं, हो सकता है आपके भी कॉलेज में कोई हेमोफिलिक्स हो, जिसे कुछ और प्रॉब्लम हो या फिर आपके एक सोसाइटी में कोई हो जिसे ऐसा हो, बस उसे आपको केयर लेनी है कि हाँ, अपनी वजह से उसको कुछ अ, हार्म ना हो, दैट्स इट। वो इमोशनली भी हार्म नहीं होना चाहिए, उसे फिज़िकली भी हार्म नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, इन सारी बिहेवियर की वजह से ही फ्रेंडशिप भी नहीं करते और फ्रेंडशिप भी करते तो बताते नहीं है। बिकॉज़ मैं अगर आज बता दूँगा मुझे ऐसा-ऐसा है तो सामने वाला फ्रेंड का जो बिहेवियर है वो ऑटोमैटिकली चेंज हो जाता है। अगर नहीं भी बताता है तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है उसे हेमोफीलिया है, उसने क्लोज़ फ्रेंड को बताया ही नहीं कि उसे हेमोफीलिया है।
एक बार मस्ती-मस्ती में उसने उसका ऐसे हाथ खींचा और खाड़के से खींच दिया। उसके पूरे शोल्डर में ब्लीडिंग हो गया। अभी तक वो जो मेरा दोस्त है वो कंधे के ब्लीडिंग से परेशान रहता है। सो अगर एक बार कहीं से ब्लीड होता है, तो कहीं अभी उसके दोस्त का भी क्या कसूर है? क्योंकि उसे वो तो हर एक दोस्त से मस्ती करता रहता था। उसने उसके साथ भी वैसा किया। अगर वो जो मेरा दोस्त था जिसे हेमोफीलिया था, वो अगर टाइम पे ही उसके दोस्त को बता देता, तब ये प्रॉब्लम नहीं होती। तब अगर बता वो कॉन्फिडेंसली कब बताता, जब उसे कॉन्फिडेंस आता कि नहीं मैं कुछ भी बता दूँ मेरे दोस्त को, वो उसका बिहेवियर चेंज नहीं करने वाला। बट उसके दोस्त को वो अगर पता चल जाता, तब उसका ये जो शोल्डर का प्रॉब्लम है वो नहीं होता था। तो ये सारी चीज़ें अपने बिहेवियर से हम चेंज कर सकते हैं एज़ अ सोसाइटी। सुमित जी, आपका यहाँ पे आज आने के लिए और हीमोफीलिया के बारे में बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आप सबका जो ये इंटरव्यू में ट्यून इन करने के लिए आए। आशा है कि आपको ये वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। Thank you so much, Ashmit, and thank you so much, Ekant Trust, for giving me this opportunity to share my experience with you all. Thank you so much, everyone.